वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बताना चाहूँगा जिसका नाम है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। इसे प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो पहला नियम है जिसको हम लोग प्रथम नियम कहते हैं। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यह आपका फर्स्ट नियम है जिसको फैराडे ने दिया था कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। दोस्तों इसको समझोगे कैसे आप लोग, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ये हमारे पास एक पात्र है जहाँ पर ऐसा विद्युत अपघट या विलयन भरा हुआ है। यहाँ पर मैंने लगा दिया है 2 इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड पर मैं क्या कर देता हूँ, कोई भी आपका विद्युत अपघट जैसे कि NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, जो कि अपने आयनों में भी खंडित होते हैं, उसको मैंने डाल दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है और ये H2+ और SO4 2- में टूट जाता है। और क्या करते हैं, जब टूट जाते हैं तो जो H+ है वो कैथोड की ओर और SO2- है वो एनोड की ओर गमन करने लगते हैं। कहने का मतलब अपने विपरीत आवेश युक्त इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जब ये H2+ कैथोड की ओर और SO4 एनोड की ओर जाते हैं और इस इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या हो जाते हैं, ऐसे जम जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है विद्युत अपघट की क्रिया में होने वाले मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। तो ये जो पूरी अभिक्रिया उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, जो भी पदार्थ इस इलेक्ट्रोड पर आकर मुक्त हो जाते हैं या जम जाते हैं, उनकी जो मात्रा होती है, यहाँ से हम लोग जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके समानुपाती होता है। उसी को यहाँ पर बोला गया है, देखिए आसानी से। वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, ये हमारा इलेक्ट्रोड पर है ना, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर जो SO4 और H+ यहाँ पर मुक्त हो रहे हैं उनकी मात्रा यहाँ पर प्रवाहित विद्युत धारा की या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की समानुपाती होती है। यही क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेशन देखेंगे तो क्या होगा, हम लोग मानेंगे यदि I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है तथा इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W है, तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, W समानुपाती IT। जहाँ पर जो W है वो क्या है, उस इलेक्ट्रोड में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, I उसमें बहने वाली धारा है और T क्या है, जिस समय में वो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है। ठीक है, आप लोग जानते हो जैसे भी हम लोग कहीं से भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हमें एक नियतांक मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिला है Z, तो W बराबर हमें फाइनली मिल जाता है ZIT। यहाँ पर जो Z है वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न पहला है, 1 मोल Al3+ को Al में परिवर्तित करने के लिए, अपचयित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना होगा, जो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है वो अपचयन पर आधारित है। ठीक है, और अपचयन कहाँ पे होता है, आप लोग जानते हो, हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया में देखा था, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं वहाँ पर होता है अपचयन या रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, देखो हम लोगों को पूछा गया है Al3+ को आपको Al में बदलना है। और ये कब बदलेगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर Al3+ है ना, इसका अमाउंट है 1 मोल, मैंने ले लिया Al3+। अब आपको पता होगा यदि मुझे इस 3+ को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, उदासीन करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस 3+ चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे और फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Al है ना। तो इस प्रकार हम लोग Al3+ को Al में अपचयित या रिडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का योग होता है और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, Al3+ को Al में परिवर्तित करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः 1 मोल Al3+ को अपचयित करने के लिए कितने
3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है 1 मोल Cu2+ को Cu में अपचयित करने के लिए, मतलब कॉपर 2+ को कॉपर में अपचयित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है जो कॉपर की मात्रा है वो कितनी है, कॉपर 2+ की जो मात्रा है वो है 1 मोल है, ठीक है। अब आपको पता होगा इस 2+ को अगर मुझे क्या करना है, हटाना है, मतलब कॉपर में बदलना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का योग करना होगा, तभी इसका अपचयन होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का योग करूँगा, ये जो आपका माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, और फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर केवल कॉपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 मोल कॉपर 2+ को अपचयित करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पर मैंने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, और फाइनली मुझे क्या मिल गया, फिर 1 मोल कॉपर मिल गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः 1 मोल कॉपर 2+ या Cu2+ को अपचयित करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। जिसको आप लोगों को अच्छे समझना है। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे को फिर से मैसेज या कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।